दीपक जी, आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी सीखी कौन सी मिली आपको? लाइक व्हाट इज द टफेस्ट लेसन दैट यू हैव लर्न? सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आप सोच रहे हैं, आपने प्लानिंग कर ली है कि आगे कल मुझे ये करना है, उसके बाद में ये करना है, और ऑल ऑफ सडन सब कुछ चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब ये क्या हो गया? आपका करियर चलिए देखे तो न्यूज एंकर से शुरू हुआ, देन टीवी सीरियल राइटर, उसके बाद में स्टोरी टेलर, अभी पॉडकास्टर में मेजर माइलस्टोन्स, मेजर टर्निंग पॉइंट जो भी है वो आप शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के। वैसे जर्नी लायक तो कुछ नहीं है, चीज़ें चलती गई, जर्नी बनती गई। उन्होंने कहा यार आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये इंडियन ऑडियंस को समझ नहीं आएगी। मतलब अभी भी हम ये समझ लीजिए कि मूवीज़ में अब तो फिर भी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन जनरली जंप स्केयर्स, वो एक दरवाज़ा खुलेगा और उसके बाद भी वहाँ से कोई भूत दिखेगा, उस टाइप की। मैं थोड़ा अलग टाइप का हॉरर लिख रहा था, पर मुझे फिर भी एक डाउट हुआ कि अगर मेरी स्टोरीज इतनी जगह भेज चुका हूँ, कॉपी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो मुझे लगा कि अभी फ़िलहाल शायद मैं बॉम्बे नहीं जा पा रहा, इंडस्ट्री पता नहीं क्या। मैंने सोचा कि चलो स्टोरी सुनाते हैं। तो मैंने 5 से 6 बार, सेल्फ डाउट इतनी बड़ी चीज़ थी कि मैंने 5 से 6 बार उसको रिकॉर्ड किया, एडिट किया, लास्ट में उसको डंप कर दिया। लास्ट में जब मैंने वो पहली स्टोरी थी मेरी, वो एक हॉन्टेड कैमरा के ऊपर थी, तस्वीरों की कमाई नाम से। और वो स्टोरी जब मैंने उसको अपलोड किया, हॉरर और फैंटेसी जॉनर में आपका आइडियाज फ्रेश कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं? बिकॉज मैंने सुना कि कुछ लोग राइटर स्पेशली वेकेशन पे जाते हैं, वहां पे उनको वो फ्री स्पेस मिलता है। सो अगर थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती तो शायद मैं भी वो करता कि हाँ ठीक है, एक ट्रिप बना के जा रहे हैं, वहां जाकर के लिखेंगे स्टोरी। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। बाकी फिर इंस्पिरेशन फिर होती है कई बार। ठीक है, आपने एक नई जगह जाके देखा, देखिए कंसिस्टेंसी रखिए, फिर चीज़ों को रिफाइन कीजिए। अपने सर्कल में मैं बोलता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे परेशान हो गए थे कि यार तू ऐसी कंफ्यूजिंग स्टोरी सुनाता है। मेरे सारे प्लॉट उन लोगों के साथ मैं डिस्कस किया करता था। वो बोलते थे यार कि तू इतनी कंफ्यूजिंग स्टोरी क्यों सुनाता है। मैं कहता हूँ कि तुम मेरे प्राइमरी टारगेट्स हो। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में फिर से आपको स्वागत है। और आज का एपिसोड हमारे अंदर छिपी उन मूल भावनाओं को छूने वाला है। डर, जिज्ञासा और कल्पना। स्पाइन चिलिंग हॉरर से लेकर ग्रिपिंग सस्पेंस और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट तक, स्टोरी टेलिंग एक बार फिर जोरदार वापसी कर रही है। और खास तौर पर युवाओं के बीच इसका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। और हमारे आज के मेहमान इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है, इज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज। ऐसी कहानियां रचते हैं जिन्हें लोग सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनमें खो जाते हैं और एक सीरीज के तरह बिंज करते हैं। तो दोस्तों, हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ा हुआ है दीपक मेडतवाल जी, इज द क्रिएटर ऑफ वो कहानियां पॉडकास्ट। तो दीपक जी, जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा पॉडकास्ट जो कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में है और इतने सारे एपिसोड्स में, इसका जो आपका चैनल है वो देख रहा था, उसमें काफ़ी कंटेंट था, बहुत सारी वैरायटी थी। मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि इतने सारे टॉपिक्स पर आपने जिस तरीके से चीज़ों को कवर किया है, तो मेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 2024 से वेट कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। फाइनली 2026 में एक सपना साकार हो गया है। तो मैं दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं हमारे जो नहीं, नहीं। ऑडियंस है, उनको मैं बता दूँ कि पहले 2 बार हम प्लान कर चुके हैं, लेकिन मेरी साइड से कुछ ऐसी कमियाँ नहीं जिसकी वज़ह से हम इसे कर नहीं पाए थे। इट जी। हैपेंस, माफी का जरूरत नहीं है, सो इट हैपेंस। एंड तो दोस्तों, आज हम एक बढ़िया चीज बात करने वाले हैं। भारत को हॉरर कहानियों से फिर से प्यार क्यों हो रहा है और वो कहानियां का बढ़ता क्रेज, राइट? सो इसके बारे में दीपक जी से बात करने से पहले उनका दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो दीपक जी, हमारा फॉर्मेट ऐसा होता है कि वी हैव टू रैपिड फायर राउंड्स। पहला रैपिड फायर राउंड में रैंडम वर्ड्स रहते हैं और छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं, बीच में मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन और अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड। तो मैं पहला पहला रैपिड फायर राउंड ट्रिगर करता हूँ, अगर आप तैयार है तो। ओके, जी। ऑलराइट। मेरे तरफ से पहला शब्द आ रहा है आपको, हुँ, भविष्य, हुँ। फ्यूचर। फ्यूचर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। जी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, हर तरीके की। और सपना।
सपना वो सपने ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि जागती हुई आँखों से देखे जाते हैं। हुँ, हुँ। धन वो तो होना ही चाहिए मतलब बहुत सारा होना चाहिए और हाँ, आपकी ठीक है फ़िज़िकल नीड्स के अलावा आपकी जो मेंटल पीस है, उन सब के लिए भी होना चाहिए। धन को हम कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं वैसे तो। और ज़िंदगी ज़िंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, एन्जॉय करना चाहिए, सारे फ़ेजेज़ हैं, आते हैं, जाते हैं, अच्छे-बुरे और चलती रहती है हमेशा। एलियंस यानी ग्रहांतरवासी के बारे में क्या सोचते हैं आप? उसके लिए मैं बहुत कुछ सोचता हूँ और सोचता हूँ कि अ, कभी वो आएँगे और कभी-कभी लगता है कि शायद हम ही इस अर्थ पर, इस धरती पर शायद एलियंस हैं, हम ही यहाँ पर आकर के बाहर से रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। इंटरेस्टिंग और हम छोटे-मोटे प्रश्न पूछेंगे आप। कैरेक्टर या प्लॉट पहले क्या आता है इन दोनों के बीच में? हाँ, डिपेंड करता है। कई बार कैरेक्टर इतने सॉलिड होते हैं कि वो पूरे प्लॉट को खींच लेते हैं। कई बार प्लॉट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है कि वहाँ जो भी कोई कैरेक्टर होगा, उसकी खुद की स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। मतलब हम बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि कोई एक नॉर्मल पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में फँस गया। मैं अभी कल का न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें था कि कोई एक बच्ची डूब रही थी और ठंडे पानी में, शायद वो आउट ऑफ इंडिया में कौन से कंट्री की बात थी और कोई इमिग्रेंट था वहाँ पे, उसने उसको जाकर के बचा लिया। तो एक नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल तो नहीं कह सकता लेकिन एक ऐसी कंडीशन थी, उसने उस पर्सन को तो उस प्लॉट ने उस कैरेक्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। कई बार इसका जस्ट अपोज़िट भी चलता है, तो दोनों की इम्पोर्टेंस है। अच्छा और आपको तो बहुत सारा फॉलोअर्स है, बहुत सारा ऑडियंस है ग्लोबली और अपने दर्शकों के लिए एक शब्द क्या कहते हैं आप? एक शब्द तो ये है कि मैं कहता हूँ क्वेश्चन एवरीथिंग। जो भी कोई चीज़ें आपको बताई गई हैं, उनमें भी कुछ क्वेश्चन्स छिपे होते हैं। मानने से पहले उनको थोड़ा एनालाइज़ करना चाहिए। और इस सेंटेंस को फिनिश कीजिए आप। एक ग्रेट स्टोरी ऑलवेज़ मतलब एक बेहतरीन एक बेहतरीन कहानी हमेशा डैश बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ए ग्रेट स्टोरी ऑलवेज़ एक्चुअली मैं बहुत सारी कहानियाँ लिखता हूँ, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इस सेंटेंस को पूरा करना सबसे मुश्किल होता है। कई बार स्टोरीज़ अटक जाती हैं। तो मेरे मैं बोल सकता हूँ मेरे ये फ़ील्ड से बाहर का क्वेश्चन है ये तो कम से कम। ठीक है और दूसरा सवाल ये रैपिड फायर राउंड में पहला रैपिड फायर राउंड में आखिरी सवाल, ट्विस्ट जी, या क्लाइमैक्स क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ट्विस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइमैक्स तो सबको पता है होने वाला है, लेकिन ट्विस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। राइट, राइट। जी, अमेज़िंग बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्सेस है पहला रैपिड फायर राउंड में और जी, दीपक जी फिर से आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत है। हम अभी मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस के अंदर जाएँगे जी। और मेरा पहला सवाल आपको है कि आपका करियर जर्नी देखें तो न्यूज़ एंकर से शुरू हुआ एंड देन टीवी सीरियल राइटर, उसके बाद में स्टोरी टेलर, अभी पॉडकास्टर, राइट? इसमें मेजर माइलस्टोन्स, मेजर टर्निंग पॉइंट जो भी है, वो आप शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के। मैंने अगर वैसे जर्नी लायक तो कुछ नहीं है, चीज़ें चलती गई, जर्नी बनती गई। लेकिन हाँ, शुरू में कुछ पता नहीं था। एक्चुअली मैं जयपुर से हूँ और टीवी पे देखते थे हम ऐसा चलता है, वैसा चलता है। फिर उसके बाद सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई कि आपको सब कुछ चीज़ों को छोड़ के कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको ऑप्शन मिलते नहीं हैं। जो मिलता है वही आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन होता है। तो इसलिए चीज़ें शुरू हुई। मैंने टीचिंग करियर शुरू किया था। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। आज भी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो वो था जिसने कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। लेकिन फिर उसके बाद में जब थोड़ा-सा एक स्टेबिलिटी आई लाइफ़ में, तो मुझे लगा कि शायद अब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का वक़्त है। तो तब कंप्यूटर्स में काफ़ी कुछ चल रहा था, वेब डिज़ाइनिंग इंटरेस्टिंग फ़ील्ड था। वहाँ जाके पता चला कि ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होती है, वीडियो एडिटिंग क्या होती है। देन उसके बाद थिएटर के लोगों से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज़ हुई, फिर किसी ने कहा कि वॉइस अच्छी है, आपको एंकरिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। बातें बढ़ती गई, फिर फाइनली मैंने रेडियो स्टेशन जॉइन किया, उसके बाद टीवी चैनल पहुँचा। लेकिन टीवी चैनल में जाके एक बड़ी अजीब-सी चीज़ हुई मेरे साथ कि मुझे जो मेरा प्रोफ़ाइल था वो केवल स्टूडियो के लिए था और मुझे केवल स्टूडियो की बैठ कर के जो बात होती है केवल, उसके अलावा एक मोनोटोनस लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आया और सीरियसली मुझे पता नहीं था कि मैं स्टोरीज़ लिखूँगा या नहीं लिखूँगा। चलता रहा बीच में टाइम मिलता मैं जनरली हमेशा ऐसा करता था एक पेपर कभी भी कोई पेपर मिल जाए। इवन जैसे होता है वो आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहाँ पर टिश्यू पर आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया या तो ऐसे में अक्सर न्यूज़ के वक़्त भी मेरे पास में जो बुलेटिन के पेपर होते थे उन पे कुछ लिख दिया करता था। बाद में चीज़ें आगे बढ़ती रही और मेरा एक कॉन्सेप्ट था
मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया। उसने कहा कि यार हम इसे किसी चैनल पे पिच करते हैं या इस पे फ़िल्म बनाने की बात करते हैं। और तब राजस्थान में ज़ी ने अपना रीजनल चैनल लॉन्च किया था दैट इज़ ज़ी वरुधरा। अच्छा। तो उनको भी स्टोरीज़ की रिक्वायरमेंट थी और मुझे नहीं पता कि वो स्टोरी वहाँ तक कैसे पहुँची। और उन पे एक घूंघट नाम से एक सीरियल था, उसका मैं राइटर था और वो मेरा कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके से मेरी टीवी सीरियल लिखने की जर्नी शुरू हुई। तो मैंने कब एक अ, रेडियो से जब मैं न्यूज़ में गया वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं न्यूज़ से कब राइटिंग में आ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे रीज़न रहे, मैं सीरीज़ लिख रहा था, एक आध फ़िल्म्स भी लिखी जो रिलीज़ नहीं हो पाई। अ, फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि मुझे सब कुछ छोड़ के वापस जयपुर आना पड़ा, फैमिली रीज़न्स कुछ ऐसे थे और फिर लाइफ़ वापस से ट्रैक पर आ गई। चल रहा था कि ठीक है कि वो एक ज़ोन था जब मैं लिखा करता था और उसके बाद आया कोविड। कोविड में सब लोग घर पे बैठे हैं और तब जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, सबकी तरफ से यही कहा गया कि अब हमारे पास टाइम है, तो हमें स्टोरीज़ आप भेजिए। मुझे लगा यार लिखना चाहिए। फिर काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स थे, जैसे प्रतिलिपि एक प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ सबसे एंगेजिंग चीज़ जो मुझे लगी थी वो ये था कि उनका एक हॉरर राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ। आज वो एक थीम देते थे और नेक्स्ट डे तक 1 दिन बाद में उसका रिज़ल्ट आ जाता था। उसमें मैंने कुछ स्टोरीज़ लिखी, तो एक मेरी जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, वो बनने लगी। फिर मुझे लगा कि यार इन स्टोरीज़ को पिच करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी जगह भेजा और तब मेरे पास एक कॉल आया। उन्होंने कहा, "यार आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये इंडियन ऑडियंस को समझ नहीं आएगी।" मतलब अभी भी हम ये समझ लीजिए कि मूवीज़ में अब तो फिर भी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन जनरली जंप स्केयर्स, वो एक दरवाज़ा खुलेगा और उसके बाद में वहाँ से कोई भूत दिखेगा, उस टाइप की। मैं थोड़ा अलग टाइप का हॉरर लिख रहा था। वो जो धीरे-धीरे करके चीज़ें बिल्ड होती है और लास्ट में जाके आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है एक्चुअली। टोना टोटका से अलग हट करके और दूसरे लाइफ़ के जो एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन जिसको मैंने पिच की है या जो चैनल वाले हैं उनको स्टोरी समझ नहीं आ रही, तो आप कोई दूसरी स्टोरी भेजिए। मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोरी उनको जो भेजी, वो मैं लगभग हर प्रोडक्शन हाउस को भेज चुका था। रिवर्ट कहीं से नहीं आया था, वो मैं सब जगह भेज चुका था। उन्होंने कहा ये स्टोरी मैंने सुन रखी है। उन्होंने कहा कि मैंने इस स्टोरी में ये होता है, मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है? अ, बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने मेरी स्टोरी कॉपी की, क्योंकि हॉरर में है, अगर यहाँ पे कैमरा के बेस पर बहुत सारी आपको फ़िल्में मिल जाएगी, बहुत सारे स्टोरीज़ मिल जाएगी जिसमें हॉन्टेड कैमरा की बात की जाए। तो लगभग सब में बेसिक थॉट तो सेम रहता है। अब आपका एग्ज़ीक्यूशन अलग-अलग तरीके से होता है। पर मुझे फिर भी एक डाउट हुआ कि अगर मेरी स्टोरीज़ इतनी जगह भेज चुका हूँ, कॉपी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो मुझे लगा कि अभी फ़िलहाल शायद मैं बॉम्बे नहीं जा पा रहा, इंडस्ट्री पता नहीं क्या कब तक लॉकडाउन के बाद हालात सुधरेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो स्टोरी सुनाते हैं। और मैं रेडियो में काम कर चुका था, इसलिए बेसिक ऑडियो सेटअप मेरे पास में था। मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन जो ऑडियो ड्रामा होता है वो मैं पहली बार कर रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार मेरी वॉइस सुनने में कैसी लगेगी। नॉर्मल नरेशन अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ डायलॉग्स का आपको कैसे होगा? तो मैंने 5 से 6 बार, सेल्फ डाउट इतनी बड़ी चीज़ थी कि मैंने 5 से 6 बार उसको रिकॉर्ड किया, एडिट किया, लास्ट में उसको डंप कर दिया। लास्ट में जब मैंने वो पहली स्टोरी थी मेरी, वो एक हॉन्टेड कैमरा के ऊपर थी, तस्वीरों की कबाई नाम से। और वो स्टोरी जब मैंने उसको अपलोड किया, वो कहानियाँ तब नाम भी वैसे ही था कुछ, सब लोग कह रहे थे इसका नाम ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहिए। मैंने कहा कि अगर कंटेंट में दम होगा, उस वक़्त मेरे दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी, कि पहला ये कि पता नहीं मेरे कंटेंट में दम है कि नहीं, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, तो मेरी लिखी हुई स्टोरीज़ हैं तो शायद मुझे पसंद आ रही है। तो मैं अपना भ्रम दूर करना चाहता था कि अगर मेरी स्टोरी वाक़ई में अच्छी है तो लोगों को पसंद आएगी, नहीं आई न अच्छी नहीं है तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। और दूसरा ये था कि एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। और फाइनली उसका फर्स्ट स्टोरी के आते-आते तो मुझे पता चला कि जितने भी ये पॉडकास्टिंग के जो चार्ट्स हैं, उन सब में रैंकिंग में आने लगा और मुझे पता चल रहा है। बाद में सेकंड स्टोरी मैंने की, उसके बाद में एक पॉडकास्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से मुझे अप्रोच किया गया था उनके लिए शो क्रिएट करने के लिए। वो समहाउ किसी वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लग गया कि हाँ यार, सही से चल रहा है। फिर मैंने कुछ लॉन्ग स्टोरीज़ पे काम किया। पहले मैं बहुत डाउटफुल था कि पता नहीं लोग इन स्टोरीज़ को पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। मुझे आज भी याद है, मेरी एक लॉन्ग स्टोरी थी, उसका लास्ट एपिसोड आने वाला था शायद 13वाँ 14वाँ एपिसोड। रात को 2 बजे, तब मैं न्यूज़ चैनल जॉइन कर रखा था। रात को 11 बजे हमारी शिफ्ट ओवर होती थी और सर्दियों का टाइम था। वहाँ से मैं लौट के आ रहा हूँ। अब सोचता हूँ यार आज तो नहीं करेंगे। जब आके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देखता तो सब लोग कह रहे हैं क्लाइमेक्स आना चाहिए। और मुझे याद है मैं रात को 3 बजे तक स्टोरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने कहा आप सो जाइए, आपको कल मिलेगी। नहीं हम तो, और सुबह 4 बजे के आस-पास तक उन्होंने रिव्यू डाल दिए थे उसके। और मुझे लगा हाँ ठीक है, अब ऐसा चल रहा है वो। फिर उसके बाद में सेकंड सीज़न आया कि कुछ स्टोरीज़ जहाँ अटक गई थी, लोगों को
उसका इंतज़ार था। तो एक मेरी स्टोरी थी काल शंकु। वो लिखी कैसे थी और कहाँ पहुँच गई और कहाँ पहुँचने के बाद में उसका सेकंड सीज़न जो था, माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरा दिमाग हिला दिया उसने। और लोगों ने भी ये कहा कि नहीं हाँ, इसके आगे और होना चाहिए। तो पिछले 2 साल, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पिछले 2 साल मैं कुछ नहीं सोच सका। केवल यही चल रहा है आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? 2 साल मेरी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गई, मेरी पर्सनल चीज़ें जो थी, वो बहुत बुरी तरह अफ़ेक्ट हुई। मुझे याद नहीं रहता था कि क्या चल रहा है और मैं इस उस ज़ोन में पहुँच गया। फाइनली वो स्टोरी कंप्लीट हुई और हाँ हाँ, लंबी स्टोरी होने के कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन लोगों ने इसको बहुत एन्जॉय किया। जो रिव्यूज़ आए हैं, वो काफ़ी अच्छे थे। अब मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ पे काम करूँगा, लंबी स्टोरीज़ जो हैं वो थका देती है, मेंटली बहुत ज़्यादा थका देती हैं। तो ये अच्छा। फिलहाल एक मेरी एक छोटी-सी जर्नी है। नहीं, बहुत ही इंस्पायरिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। और दीपक जी, हमारा प्लेटफ़ॉर्म का, हमारा माध्यम का नाम द गाइडिंग वॉइस है। हम जानना चाहते हैं आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? गाइडिंग वाइज़ मैं अगर कहूँ तो केवल एक चीज़ नहीं है जिससे कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। डे टू डे लाइफ़ में हर किसी से हम सीख सकते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुझे कुछ नई चीज़ें पता चलेगी। मैं हर जगह कहीं न कहीं मतलब तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट में जो या अलग-अलग जो फ़ील्ड के लोग हैं, उनसे कुछ नए-नए इनपुट्स मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, उनको पढ़ना चाहिए। डेफ़िनिटली उनसे पता चलता है कि जब लाइफ़ में आपको लगता है कि बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, तब कोई एक गाइड मिलता है, तब कोई एक पॉइंट मिलता है। वो ये नहीं कि कोई आपको आकर के इंटेंशनली कहेगा, पर कई बार चीज़ें बता जाती हैं। तो गाइडिंग वॉइस बहुत सारी हैं। फैमिली का सपोर्ट हो गया इसमें, अपना सर्कल उसका सपोर्ट हो गया, आपके जो सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट हो गया। और बाकी मैं ये अगर मान के चलूँ कि एक पर्सन है, वो ही आपको सारी बातें सही कहेगा। और वो चीज़ थोड़ा कई बार नहीं होती क्योंकि चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो जाती है। आज हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले शायद हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से हम बैठ कर के इंटरव्यू कर रहे होंगे। तो चीज़ें बदलती सही। हैं, तो पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें भी डेवलपमेंट होता है। तो हाँ, ठीक है, आपको बहुत सारी जगहों से वो चीज़ें मिलती हैं, उनको फ़िल्टर करना, उनको चेंज करना, वो सब आप पे डिपेंड करता है। बाकी गाइडिंग वॉइसेज़ बहुत सारी हैं, हर तरफ हैं। बस आपको उनको ढूँढना है, आपको उनको समझना है। मेरा ये मानना है। अच्छा। और आपका सक्सेस मंत्रा के बारे में बता दीजिए कि आपका खुद का जो ट्रेड्स है, जो कंट्रीब्यूट किया आपके सक्सेस के बारे में, व्हिच मीन्स ऐसे कौन से 3 चीज़ है जिसकी वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? जी, पहली बात तो मैं अगर ये कहूँ कि अ, मेरा जो पॉडकास्ट है, वो कहानियाँ अ, हिंदी में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने पॉडकास्ट हैं, उनमें टॉप रैंकिंग में रहता है। जैसे उसकी नई स्टोरीज़ अब क्या है कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं कुछ नई स्टोरीज़ नहीं ला रहा इसलिए वो रैंकिंग में नीचे चला गया, लेकिन नेक्स्ट जैसे स्टोरीज़ आएँगी वापस से वो रैंकिंग में आ जाएगा। हाँ, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर क्योंकि मैंने जो स्टोरी लिखना शुरू की थी वो शायद फ़िल्म मीडियम के लिए लिखी थी। तो हाँ, अभी मेरी जर्नी बाकी बची हुई है। अब पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा, कितने साल या जो भी कुछ है वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि हाँ, मुझे सक्सेस मिली है। मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब रही बात इसमें कि कौन-सी चीज़ें हैं, तो एक तो ये जो मैंने भी पहले भी आपसे कहा था क्वेश्चन एवरीथिंग कि जो चीज़ें आपसे कही जाती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है कि अ, आज से 100 साल पहले कोई बात कही गई, वो उस वक़्त के हिसाब से शायद रेलेवेंट हो सकती है, आज रेलेवेंट ना हो। आज मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आज के साल भर बाद मुझे अपने ओपिनियन को चेंज करना पड़े। तो सबसे पहला है कि मैं कि चीज़ों के हिसाब से आपको अपने आप को मॉडिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक मैं पॉज़िटिव पॉइंट ये मानता हूँ कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों के अंदर अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम केसेज़ में मैं वहाँ से चला जाता हूँ। मतलब मैंने अपने जो लिमिटेशंस हैं कम से कम लोगों से मिलने में, वो काफ़ी कम रखी है। लोगों के अच्छा। सुनने में, चाहे वो सही हो, चाहे गलत हो, तो उसमें कई बार चीज़ें समझ में आती है कि हाँ यार, अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट इसका है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ होगा। तो मैं सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि आप एक्सेप्ट करें, लोगों को सुनें, लोगों को एक्सेप्ट करें और क्वेश्चन ज़रूर करें। सबसे बड़ा तो मैं ये मानता हूँ और दूसरा कंसिस्टेंसी, आप टिके रहिए। हुँ। क्योंकि आपने अभी जैसा बताया कि 20 के आस-पास आपने भी अपना ये जो पॉडकास्टिंग भी शुरू किया था। बहुत लोगों ने शुरू किया था, हमने देखा पर बहुत लोग थे, उनमें से काफ़ी सारे लोग कम होते गए और जो लोग आज तक हैं, वो लगातार अब इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरा होता है कई बार आपको लगता है कि अभी चीज़ें बिल्कुल रोक देनी चाहिए, पर फिर कहीं से एक शुरू करने का जो पुश मिलता है, वो पुश कहीं से आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि एक लॉन्ग जर्नी के लिए मेरे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो बस चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ती हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। आप सबका ओपिनियन सुनिए, उसमें फ़िल्टर कर लीजिए। क्वेश्चन करिए,
तब आपको एक कंक्लूज़न मिलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और जब आपको लगे कि चीज़ें बिल्कुल खत्म हो रही हैं, तब भी वहाँ पर टिके रहिए। तो डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ आपसे। अमेज़िंग। ठीक है। और दीपक जी, आपके ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सी सीख कौन-सी मिली आपको? लाइक व्हाट इज़ द टफेस्ट लेसन दैट यू हैव लर्न्ड? अ, चीज़ें ये है अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आप सोच रहे हैं आपने प्लानिंग कर ली है कि आगे कल मुझे ये करना है, उसके बाद में ये करना है और ऑल ऑफ सडन सब कुछ चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब ये क्या हो गया? कई बार आप अ, कई तरीके की चीज़ें होती हैं, कई बार चलती हुई चीज़ें बिगड़ जाती हैं और कई बार लोग जो हैं वो बदल जाते हैं। तो उसके पीछे भी है ठीक है लास्ट में अब ये समझ लिया कि ठीक है कि आप सुनेंगे सबकी लेकिन उनसे फ़िल्टर करके चीज़ें निकाल लीजिए और जो कहा गया है उसमें कम से कम अपना थॉट रखिए। तो ठीक है हाँ, जो चीज़ जैसे बताई गई है, मेरा तो सबसे बड़ा लाइफ़ का यही है कि जो चीज़ बताई गई है उसमें चेंजेस हो सकते हैं इसलिए आपको उस नज़रिए से देखना चाहिए। सबसे बड़ा मेरे लिए पॉइंट ये राइट। और हम आगे बढ़ते हैं और आपका पॉडकास्ट के बारे में बात करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जब आप स्टोरी टेलिंग फ़ील्ड में आए थे और आप एक हॉरर, पैरानॉर्मल, फैंटेसी और साइ-फाई का जॉनरा क्यों चूज़ किया आपने? लाइक बिकॉज़ वो तो इट्स काइंड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड फ़ील्ड कहते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग जी, उतना जी, जी। रिस्क नहीं लेते ना। व्हाट हाँ, व्हाट ड्रू योर अटेंशन देयर? हाँ, मैं बताऊँ शुरुआत में जब हम स्कूल में थे हुँ, हुँ। तब टीवी बहुत लिमिटेड होते थे। मुझे ध्यान है मैंने वो दौर देखा है जबकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन जब रामायण और महाभारत मुझे ध्यान है कि कॉलोनी में बहुत लिमिटेड टीवीज़ हुआ करते थे, वो एक घर के अंदर जाकर के तब बताते थे कि एक भूत की फ़िल्म है, तो बड़ा डर लगता था। उसके बाद में फिर टीवी पे कोई प्रोग्राम है, उसमें पता चला कि इसमें भूत का सीक्वेंस है। मुझे ध्यान है एक बार एक टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, उसके उस एपिसोड को देख नहीं पाया। उसमें कुछ था नहीं, लेकिन उसमें कोई प्लान करता है कि तो उसके बाद हमें इतना डर लगा था और बचपन से सुन रहे थे भूत ऐसा होता है, उस पेड़ के नीचे मत जाना वहाँ उस गली के अंदर ये मत करना, तो बहुत डर लगता था। बाद में जब अ, सबसे बड़ी बात ईयर 2000 के बाद इंडिया में मतलब वैसे तो इंडिया में हॉलीवुड फ़िल्म्स पहले से रिलीज़ होनी शुरू हो गई थी, लेकिन 2000 के बाद एक्सेस बढ़ गया। तब क्या कंप्यूटर्स बहुत आसान हो गए थे, घर-घर में कंप्यूटर आ गए थे और तब सीडीज़ चला करती थी, 1 फ़िल्म की 2 सीरीज़ आती थी। तो तब हॉलीवुड का कंटेंट देखा तो लगा यार कि ये अलग टाइप का हॉरर है। हमने जो हॉरर सोचा था कि ठीक है कि जो इंडिया में जो पुराना मंदिर, वीराना, खंडहर टाइप की जो फ़िल्में जो होती थी, तो ये अलग टाइप का हॉरर है। इसमें हर बार चीज़ें वैसी नहीं होगी जैसे कि तो फिर लगा कि चीज़ें और भी अलग हैं। तब और उसके बाद पूरी दुनिया से अलग-अलग स्टोरीज़ हॉलीवुड के अलावा और भी दूसरे कंट्रीज़ की जो स्टोरीज़ थी वो पता चली। इंटरनेट आने के बाद में पता चला कि अ, ये फ़ियर जो फैक्टर है ये सबके अंदर है। दुनिया किसी कंट्री में चले जाइए वहाँ पे उनकी खुद की स्टोरीज़ है। ये केवल हॉन्टेड चीज़ों को लेकर के ही नहीं बल्कि आपका एडवेंचर को लेकर के हो सकता है, पर्सनल रिलेशंस में हो सकता है और भी कई चीज़ों का था। तो धीरे-धीरे करके चीज़ें बदलती गई और मेरा शुरू से ही चीज़ों में अलग तरीके से इंटरेस्ट था। एक ये था कि टीवी पे जब कभी जो रूटीन टाइप के हाँ, ये बात अलग है मैंने भी एक फैमिली ड्रामा लिखा था लेकिन मुझे रूटीन जो स्टोरीज़ होती है जिनमें फैमिली ड्रामा वो थोड़ी कम पसंद आती है और ख़ास तौर पे टीवी सीरियल्स का कंटेंट बहुत कम पसंद आता है क्योंकि वो रिपिटिटिव चीज़ है उसको खींचे जा रहे हैं। एक ही चीज़ को लगातार 5 बार रिपीट कर रहे हैं वो। तो वो चीज़ें मुझे कम पसंद थी। तो जब चीज़ें जब आती गई तो मुझे लगा कि यार ये तो सोचने की चीज़ें बदली और शुरू से ही मैं कुछ इस तरीके की चीज़ सोचा करता था तो सर्कल में भी वैसे ही लोग थे, बात करते गए। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप होते गए। जब फिर सर्कल मेरा ऐसा मिल गया। मेरे सर्कल में ऐसे दोस्त थे जो कि सीरियस कम रहते थे। ह्यूमर में ज़्यादा था, कूट-कूट के भरा हुआ था मतलब आप वो कैसे? तो हाँ, ठीक है फेस भले ही मेरा सीरियस हो स्टोरीज़ भले मैं वैसी लिखता हूँ लेकिन आज भी वो सर्कल और अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर जो होता है, अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर जो होता है वो बिल्कुल चीज़ों को अलग लेवल पे ले जाता है। तो ठीक है, अब उसी से साइंस की स्टोरीज़ पे आए, कॉन्सेप्ट्स पर आए, उन पे बात की। फिर पता चला कि नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे जो प्रोग्राम्स देखे, वहाँ पर हिस्ट्री चैनल पर एक आपने भी शायद इसके बारे में सुना होगा, एलियंस के बारे में बहुत बात की जाती है कि धरती पे पहले एलियन थे क्या? वो ये थे और हमारे पूर्वज ये थे क्या? और फिर लगा यार कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमने जो स्टोरी सुनी है रामायण में जहाँ मेंशन है कि वो अ
राम जी के जो पिता थे दशरथ, वो देवताओं की मदद के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पे स्वर्ग का कॉन्सेप्ट था, नरक का कॉन्सेप्ट था। फिर लगा क्या यार ऐसा नहीं हो सकता कि स्वर्ग, नरक, पाताल लोक वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये कुछ अलग ऐसा स्पेस हो सकता है कि ह्यूमन, आपने डार्विन की थ्योरी से लेकर के जितनी थ्योरीज़ हैं इवोल्यूशन की, उन सब में बताया गया कि ठीक है कि अलग-अलग टाइप के जो होमो सेपियंस तो बहुत बाद में आए, उनके अलावा भी और भी कुछ स्पीशीज़ थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हमने रामायण में बात की, तब हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आता था कि यार उसमें वानर सेना है, बंदर बात कैसे करेंगे? पर बाद में जाके पता चला कि वहाँ हमारे एक वर्ड लिखा हुआ है वानर, बंदर के बारे में बात की, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कोई एक ऐसी स्पीशी हो, कोई एक ऐसी स्पीशी हो जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर बीच की स्पीशी हो और उसमें अ, अ, ऐसी उसमें एबिलिटीज़ हों जो कि उस तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हो? तो लगा हाँ, चीज़ें हो सकती है। फिर वो चीज़ें बढ़ती गई, फिर वो स्टोरीज़ निकल के आती गई फिर उनके अंदर। और सबसे बड़ी बात मुझे इंडियन माइथोलॉजी में कुछ स्टोरीज़ ऐसी पता लगी, जो कि बाद में जब हमने इंसेप्शन फ़िल्म देखी या इंटरस्टेलर जो क्रिस्टोफर नोलन की जो फ़िल्म्स थी, उनके अंदर टाइम ट्रैवल की बात की गई, पैरेलल यूनिवर्स की बात की गई। बाद में सुना, पढ़ा और याद आया कि बचपन में हम लोग ऐसी बात किया करते थे। बचपन में हम लोग अक्सर एक चीज़ बोला करते थे, मज़ाक में मुझे पता नहीं, लेकिन जो बड़े कहते थे वो मान लेते थे कि हमारे यहाँ का जो एक ऐसा बताते थे कि वो स्वर्ग का 1 सेकंड या भगवान का 1 सेकंड जो होता है हमारे यहाँ कई लाख साल के बराबर होता है। बाद में एक फ़िल्म देखी इंसेप्शन, उसमें भी बताया गया कि सपनों में वो 1 मिनट का 8 मिनट ऐसा। मैं यार कॉन्सेप्ट तो स मिलता-जुलता सा है। फिर आया पैरेलल यूनिवर्स की बात, और तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इंडियन माइथोलॉजी में। मुझे एग्ज़ैक्टली क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उन चीज़ों में, लेकिन मैंने पढ़ा है कि एक कोई राजा थे, वो अपनी राजकुमारी की शादी के लिए उनको लगा कि मेरे पास में ये राजकुमार हैं, इनसे शादी कर सकते हैं, तो मुझे किसी का एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, और वो ब्रह्मा जी से कॉन्टैक्ट करने के लिए उनके पास गए। और ब्रह्मा जी वहाँ तब किसी चीज़ में बिज़ी थे, तो उन्होंने थोड़ा वेट किया, वेट करने के बाद जब वो मिलने आए, विदिन मिनट्स के बाद में, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम किनकी बात कर रहे हो? जो तुम्हारे जिन राजकुमारों की बात या जिन राजाओं की बात तुम कर रहे थे, उनके बाद तो बहुत लंबा टाइम बीत चुका है धरती पर। ये स्टोरी मैंने इंटरनेट पे पढ़ी और सुनी भी थी पहले भी। तो मुझे लगा कि यार ये क्या है कि यहाँ टाइम की स्पीड अलग है, धरती पे टाइम की स्पीड अलग है। बाद में हमने इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ या जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ के अंदर कि वो सब हमारे पहले से लिखा होता है, लेकिन चीज़ें कनेक्ट हो रही है। उसके अलावा फिर ऑल ओवर वर्ल्ड का जो बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू की, तो उनमें सब में देखा कि टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें, पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज़ें बहुत सारी जगहों पर है। तो ये तो सब जगह पर है, और वहीं से चीज़ें निकलती गई और आगे बढ़ती गई। तो ये इंस्पिरेशन थी बहुत सारी जगहों की। उनके बाद में सारी इंस्पिरेशन मिला के स्टोरीज़ डेवलप हुँ, ऐसे होती गई। राइट। और आजकल देखें तो हॉरर और पैरानॉर्मल स्टोरीज़ सडनली बहुत पॉपुलर हो गए यूथ पे। क्यों ऐसा जी। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, अ, अनसर्टेनिटी बहुत पहले से है। आपने हमने सबने सुना है कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तब लोगों ने आसमान में बिजली कड़की उससे डरना शुरू किया। सूर्य ग्रहण जब होता है तब भी हमने सुना है कि जानवर है रोने लग जाते हैं, क्योंकि दिन के वक़्त अचानक से अंधेरा हो जाए तो कुत्ते रोने लग जाते हैं। उनके लिए वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। तो इंसान ने भी देखा कि अचानक हुआ क्या ये? तो हम डरते थे। हमने आग को पूजना शुरू किया, बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में आपने सुना होगा कि मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, लगभग सभी सभी जगहों पर। माइथोलॉजी के अंदर वहाँ पर वो बिजली का एक देवता बताया गया, वहाँ पर एक वो चीज़ों को कंट्रोल करता है, युद्ध का देवता बताया गया। तो डेफ़िनिटली हम सभी को कहीं न कहीं हम सब में डर होता है, और उस डर के हिसाब से हम चाहिए नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ हम पर हावी हो, तो हमने उनको पूजना शुरू किया। अब वो चीज़ अब आज के वक़्त पे, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि चौराहे से गाड़ी मत निकालना या चौराहे पर रात को नहीं जाना चाहिए या पर्टिकुलर कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जो टाइम चल रहा है उसमें ये है कि लगभग हर इंसान इसके बारे में सर्च कर रहा है तो कुछ चीज़ें तो होती है ऑथेंटिक और कुछ चीज़ें होती है बेसिर पैर की। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ज्योतिष जो चीज़ है मैं मानता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हर चीज़, मतलब आप अगर आज इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप सर्च करने बैठेंगे, वहाँ पे हज़ारों से ज़्यादा क्रिएटर्स हैं जो कि आपको इस बारे में बताएँगे कि ये टोटका ये होता है, ये होता है, या हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं कि मेरे एक नोन है उनके साथ ये स्टोरी हुई थी, मेरे एक नोन है इनके साथ स्टोरी हुई थी। पर आप ये सोचिए शायद उनके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकता है। तो हमें एक बार तो फ़ैसिनेट करती है चीज़ें शुरू में।
कि आगे क्या होगा? सबको जानना है कि आगे क्या होगा? हम सब जानना चाहते हैं। डेफ़िनिटली जिस चीज़ से हमें दूर रखा जाता है, वो चीज़ हमें हमेशा अच्छी लगती है कि यार क्या होगा? आपको मना किया गया कि इस एरिया में नहीं जाना है, तो लोग जानबूझ के वहाँ जाएँगे। एक बच्चे को कहा गया कि तुझे टीवी नहीं देखना है, तो वो जानबूझ के टीवी देखना चाहेगा, या हमें बताया कि जब हम केमिस्ट्री लैब में गए थे, फर्स्ट ईयर की बात है, केमिस्ट्री लैब के अंदर हमें बताया गया कि देखो उधर वाले रिएजेंट्स उनको हाथ नहीं लगाना है। वो थोड़े-से ऐसे हैं जिनके साथ थोड़ा आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो वो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स, अभी आपको नहीं जाना है। तो उसी वक़्त हमारी क्लास में मैक्सिमम जो हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको लग गया कि हाँ, कि अच्छी चीज़ें तो सारी उधर रखी है। और उसके बाद वहाँ से लेकर के आ गए और वहाँ डे 1 उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वहाँ कुछ धमाके भी हुए लैब में, कुछ बच्चों को चोट भी लगी, उसके बाद समझ में आया। तो होता क्या है कि जो चीज़ अननोन है, उसके अंदर हमें हमेशा वो लगता है कि यार ये चीज़ कैसे होती है? जिसको हम एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। एक बड़ा होटल है, वहाँ पर ठीक है पता चला कि यहाँ आपको, या एक बहुत वीआईपी क्लब है, उसमें एंट्री आपको मिल नहीं सकती। तो हम सब जानना चाहते हैं वहाँ होता क्या है? ऐसे ही है कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है? किसी को नहीं पता कि इंसान को मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, कोई लौट के आया नहीं है, तो हम सबको लगता है। अब जिसने जो स्टोरी बता दी, तो वो हम मान लेते हैं। अचानक से किसी ने उसका एक नया वर्ज़न बताया, वो हम मान लेते हैं। कोई चीज़ हो रही है, उसके पीछे का रीज़न पता नहीं, हमने उसको भूत, प्रेत, आत्मा का नाम दे दिया, तो हम मान लेते हैं। अब लोगों में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूँगा, हाँ, मानते हैं सही है, लेकिन थोड़ा-बहुत हर चीज़ के पीछे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बेसिर-पैर की बातें हैं। अ, वो इन चीज़ों से फालतू का जो अंधविश्वास है, वो ज़्यादा प्रमोट होता है। और ये समझ लीजिए कि जितने कंट्रीज़ में जितना डेवलपमेंट है, दुनिया की जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन कंट्रीज़ के अंदर अंधविश्वास नहीं है, वहाँ के लोग इस तरीके के पागलपन की हरकतें नहीं करती हैं। मुझे याद है शायद 90s की बात है, शायद 95 के आस-पास, ईयर 95 चल रहा था, तो आसमान में एक हेल-बॉप नाम था या कौन-सा, एक एक कोई कॉमेट दिखाई दिया था, और वो था कि वो इतने साल के बाद धरती के पास से गुज़रता है, और तब यूएस में पता चला कि कल्ट, एक कोई ग्रुप था, रिलीजियस ग्रुप था, और उस ग्रुप के जो उस ग्रुप को चलाने वाले थे, उन्होंने अपने सारे फॉलोअर्स को कह दिया कि जो प्रभु हैं वो आने वाले हैं इस कॉमेट के थ्रू, और वो सब हम सबको लेकर के जाएँगे, और एक मास सुसाइड उन लोगों ने की थी। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे इस चीज़ की एग्ज़ैक्ट डिटेल, मुझे अभी हो सकता है थोड़ी ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और वहाँ कई बार हुए हैं। तो हम ये नहीं कहें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन ये है कि आपको किसको कितना वेटेज देना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वहाँ हम नहीं देखते कि वो छोटी-मोटी चीज़ों पे तंत्र-मंत्र, जादू-टोने का सहारा ले रहे हैं। ऐसे तो अंग्रेज़ इंडिया में आए, तो हम तंत्र-मंत्र से भगा सकते थे। लेकिन वो गन्स लेके आए, वो टेक्नीक लेके आए, वो मशीन्स लेकर के आए। इसलिए वो लोग आगे बढ़ पाए। तो ये है, ठीक है, कंटेंट बहुत सारा है। हॉरर के नाम पे बहुत कुछ बातें हो रही है, पर सोचो ज़रा कि यार ये जो इतना कुछ बताया जा रहा है, इसमें इतना वर्थ है भी या नहीं भी है। और दूसरा, आप अंधविश्वासी हो जाते हो, तो फिर आप हर चीज़ से डरने लगते हो। आप किसी भी काम को करने के लिए फिर आप दिन ढूँढते हो कि ठीक है, नहीं, हम तो ये मुहूर्त निकलेगा। मुहूर्त निकलने के बाद तो कोई गारंटी नहीं है कि वो काम होगा। तो मतलब अ, डर चीज़ें बढ़ती हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा कंज़्यूम करने से बढ़ती है, इसलिए लिमिट में। फ़िक्शन है, फ़िक्शन को फ़िक्शन की तरह लीजिए, स्टोरी को स्टोरी की तरह लीजिए। ये नहीं कि हाँ, ठीक है, वैसे कैसे मान लिया। पम तो ये चल रहा है आजकल सोसाइटी में। अच्छा। और आप जब ये पावरफुल कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं ना, लाइक व्हाट गोज़ इंटू दैट? मतलब पीपल तो बहुत ही इमोशनल कनेक्ट होते हैं, राइट? जी, सो जी। ये पावरफुल कैरेक्टर आप कैसे डिज़ाइन करते हैं? पावरफुल कैरेक्टर, उसके कुछ, जैसे स्पाइडरमैन सीरीज़ में वो एक फ़ेमस डायलॉग है उनका, वो ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? या पावर्स जब आती है तो उसके साथ में आपके साथ और भी चीज़ें चलती हैं। तो हम सबके अंदर होती है कुछ चीज़ें कि आपने उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट किया। 99% लोग या 100% लोग जानते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन किया कितने ने? हम आज, अब मैं बात करता हूँ पावरफुल कैरेक्टर। आप इसे माइथोलॉजी कहें, आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन एक रियलिटी मान के चल रहा हूँ मैं। आज हम सब राम को भगवान मानते हैं, ठीक है? तो उनका पूरी लाइफ जर्नी देखिए, ठीक है? उन्होंने जो चीज़ें की, उनको उनके पिता ने कह दिया, हम सबको बताया गया। आई थिंक सारे कल्चर्स में, आज की बात अलग है कि ठीक है कि आज हम थोड़ा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, लेकिन सारे कल्चर्स में कहा गया है कि आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा कर सकता है कि आपको आपके पिता ने जो कहा उसके लिए आप अपना पूरा राज्य छोड़ के चला जाएँ? आज के वक़्त पे ये सिचुएशन जैसे आप सोचिए ज़रा, तो वाक़ई में वो कैरेक्टर बहुत पावरफुल है। हम अगर बात करें, अभी कल मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, उसमें से कुछ के रिलेटिव आर्मी वग़ैरह में हैं, तो
वहाँ करगिल वॉर की बात चल रही थी, ठीक है? करगिल वॉर में चूँकि राजस्थान से एक बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि पूरी की पूरी जनरेशन फ़ौज में उन्होंने मतलब आप देखेंगे सीकर की तरफ चले जाइए, झुंझुनू एक जगह है वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको इतने सारे हर परिवार में कोई न कोई फ़ौजी मिलेगा, ठीक है? तो बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं, उनकी भी स्टोरी सुनी है कि इन्होंने ऐसा किया। तो कैरेक्टर पावरफुल कैसे होता है? उसने उस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें की जो कि शायद प्रैक्टिकली या हम सोचे कि वो अलग थी। आपने केसरी मूवी में देखा होगा, ठीक है, कि वहाँ पे कितने से लिमिटेड लोग थे, उन्होंने सामने की पूरी फ़ौज से मुकाबला किया। तो अ, मेरे हिसाब से आज के वक़्त पे अगर इतनी इतनी सारी फ़ौज है जहाँ पर कि ये कन्फर्म है कि आपको मौत निश्चित है, उसके बावजूद आप खड़े रह रहे हैं, तो फिर आपका कैरेक्टर वाक़ई में पावरफुल है। वाक़ई में आप जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। करगिल वॉर के अंदर है वहाँ मुझे पेपर में भी एक चीज़ आई थी एग्ज़ैक्टली हो सकता है बहुत पुरानी बात है इसलिए जो फैक्ट है थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं लेकिन उसपे वहाँ पे एक इंडियन सोल्जर जब मतलब बाद में उनकी जब डेड बॉडीज़ रिकवर की गई क्योंकि वो इलाका ऐसा था बर्फ़ वगैरह के चक्कर में, तो बहुत लंबे टाइम तक वहाँ से बॉडीज़ रिकवर की गई थी। तो इंडियन सोल्जर की जो अकड़ी हुई उसके अंदर बॉडी थी और उसने अपने हाथों में एक पाकिस्तानी सोल्जर को पकड़ा हुआ था। यानी कि इनका वो जो खाइयों में जो खंदकों में जो लड़ाई चल रही है, वहाँ पे घाटियों में जो लड़ाई चल रही है, उसमें आप बड़े वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते। उस वक़्त आपको हाथों से लड़ाई लड़नी है। हमने सबने भी गलवान के बारे में सुना। वहाँ पर सोल्जर्स जो हैं उसके वीडियोज़ भी आपने देखे होंगे कि वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको पता है कि आप कोई वेपन यूज़ नहीं कर सकते और सामने मरने-मारने की सिचुएशन है। वहाँ पर अगर आप छोड़ के मैक्सिमम लोग छोड़ के भाग जाएँगे और आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स दिखाए, तो पावरफुल कैरेक्टर अपने आप बन जाता है कि अगर वो किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी भी एक आइडियोलॉजी के लिए, किसी भी एक थॉट के लिए, किसी अपने आदर्श के लिए अगर वो टिका हुआ है या ह्यूमन इमोशन के लिए, तो वो कैरेक्टर अपने आप पावरफुल बन जाता है और फिर उसके बाद उसकी स्टोरी उसी तरीके से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो इस लेवल पे जा रहा है, जो पब्लिक का बहुत सोचता है, कोई बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ऑनेस्ट है, तो डेफ़िनेटली ये है कि पर्सनल लेवल पे उसको बहुत ही स्ट्रगल करने पड़ेंगे। क्योंकि वो जब उसका सोशल स्ट्रक्चर देखा जाएगा, उसका सोशल लेवल देखा जाएगा, तो उसके साथ के कुछ लोग और ऐसे होंगे जिन्होंने कि रूल्स को, रेगुलेशंस को तोड़-मोड़ के ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो उनकी फैमिली कंडीशन ज़्यादा अच्छी होगी, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ होंगे। तो स्ट्रगल उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा होगा और शायद पब्लिक स्ट्रगल देखना चाहती है कि हुँ, ऐसे हुँ। स्ट्रगल में लोग कैसे निकल के आते हैं, कैरेक्टर कैसे निकल के आते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं जो आपके स्टोरी को, आपके कैरेक्टर को पावरफुल ऐसे विलेन में होता है। गब्बर सिंह का कैरेक्टर ठीक है, वो अपने कैरेक्टर के लिए वो उसने कुछ अलग तरीके से चीज़ें की। कुछ किसी के बॉडी लैंग्वेज में ट्रेट्स होते हैं, किसी के कैरेक्टर में ट्रेट होता है, किसी के आइडियोलॉजी में ट्रेट होते हैं, तो वो कैरेक्टर को अपने आप ही पावरफुल बना देते हैं। हुँ, हुँ। और जी। सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कैसे तैयार करते हैं आप? सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की मैं बात करूँ अ, सुभाष घई जी की एक बात मुझे याद आ रही है। मैं स्टोरी लिखता था तो जनरली सभी के साथ होता है। हम सबको पता है कि कोई एक पर्सन है, पर्सन ए वो यहाँ से निकल कर के उसको मार्केट जाना है। सबको पता है यहाँ से मार्केट जा रहा है, तो ये तो बहुत फ्लैट हो गया है। और अचानक से पता चला कि मार्केट जाने से पहले बीच में कुछ इंसिडेंट हो जाता है। अब वो इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है। वो फनी इंसिडेंट हो सकता है, वो कोई क्रूअल इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है वो। तो अचानक से कहा कि मैं वहाँ से वहाँ जा रहा था लेकिन तभी या बीच में अचानक और फिर हमारी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है वहाँ से। तो सस्पेंस तो हर जगह पर है। तो स्टोरीज़ जब हम लिखते हैं तो पता नहीं क्या मैंने अपनी लाइफ़ में इतनी बार ऐसा देखा कि हाँ, ये चीज़ आज ऐसे होगी और ऐन वक़्त पर वो चीज़ ऐसे ट्विस्ट लेती है, ठीक है? उससे बड़ी कॉमेडी आई थिंक चार्ली चैपलिन ने कहा था। हो सकता है देखिए मैं अभी हो सकता है नाम शायद गलत है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही थी कि लाइफ़ इज़ ट्रेजेडी इन क्लोज़ बट कॉमेडी इन वाइट कि आप किसी चीज़ को बहुत जब जब आपके ऊपर गुज़रती है, आपको लगता है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इतनी बुरी ट्रेजेडी, आप रोते हैं, आप बहुत अफ़सोस करते हैं और दूर से लगता है यार ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ में, इससे बड़ी कॉमेडी हो नहीं सकती। तो वो देखने का नज़रिया और वो सब चलता रहता है उसमें। तो एक बार अपना प्लीज़ सवाल दोहरा देंगे, मैं शायद दूसरे डायरेक्शन में चला गया था। राइट। और ये इमेजिनेशन और रिलेटेबिलिटी को कैसे संतुलन बनाते हैं आप? हाउ डू यू बैलेंस दैट? हाँ, इमेजिनेशन और रिलेटेबिलिटी हाँ, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सब कुछ इमेजिनेशन के दम पर नहीं चल सकता है। हम हर चीज़ के लिए अगर यही सोच के चलें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो जो आपका रीडर है, आपका जो लिसनर है, आपका जो ऑडियंस है,
वो भी सोच सकता है ये बात तो। तो रिलेट करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। आपने एक पॉइंट कह दिया तो उस पॉइंट के पीछे कोई न कोई आपका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर चाहिए। अ, कोई एक मूवी है जिसमें आप आइस एज की बात कर रहे हैं कि पूरी धरती करेक्ट, पर बर्फ फैली हुई है, तो आपको उसका कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि बर्फ क्यों है। क्या आप ये उस वक़्त की बात कर रहे हैं जब धरती पर आइस एज चल रहा था? या आप किसी एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि धरती पे कुछ एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा तो जो भी कोई आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को अच्छी लगती है लेकिन वो रिलेटेबल होनी चाहिए। मैं अगर कहूँ कि ये काम हो रहा है तो उसके पीछे डेफ़िनिटली सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे हो रहा है? तो कम से कम वो पर्पज़ अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, अगर वो जो क्वेश्चन है उसको आप उसका आंसर नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि चीज़ें आपस में मिलती नहीं हैं। बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ में ऐसा होता है। बहुत हॉरर स्टोरीज़ में ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप एक न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ। लेकिन लास्ट में अचानक से मैक्सिमम हॉरर स्टोरीज़ और जो मैक्सिमम जो सस्पेंस स्टोरीज़ हैं, लास्ट में जाकर के उनमें पता नहीं क्या हो जाता है कि वो होना कुछ ये चाहिए था, आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी, लेकिन उन्होंने फिर एक छोटा-सा एक सॉल्यूशन ढूँढ लिया कि एक फ़िल्म देख रहा था मैं, उसमें पूरी बहुत अच्छी चल रही थी फ़िल्म। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हॉरर फ़िल्म थी, आगे क्या होगा आगे क्या होगा? मैं सोच रहा था कि फ़िल्म का प्लॉट आपने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, अब ये जो इविल एंटिटी है, आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे? आपने देखा होगा फ़िल्मों के अंदर यही होता है कि ठीक है कि इससे बाहर निकलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा या आपको ये उसमें कुछ भी नहीं था, लास्ट में उन्होंने एक्सोर्सिज़म कर दिया। ठीक है? शायद आप कुछ ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते थे। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव होते, तो शायद आप उसका कोई और रास्ता ढूँढ सकते थे। वो तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरे घर पे टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम आ गई है। लास्ट में तो मैं एक्सपर्ट को बुला लूँगा। वो तो लास्ट सॉल्यूशन है, वो सबको पता है। आपने खुद ने उसमें क्या किया? आपने उसमें ठीक है स्कैन किया या जो भी कुछ किया या आपने उसके फंक्शन समझने की कोशिश की। और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम इतनी छोटी होती है जिसके लिए आपने एक्सपर्ट को बुला लिया। तो वो भी चीज़ है। एक बार मेरे साथ हुआ, मेरा पीसी काम नहीं कर रहा है। मैं पूरा उसमें हार्डवेयर चेक कर लिया, मदरबोर्ड से लेकर के सब कुछ चीज़ें चेक कर लिया। तो पता नहीं उसमें लाइट आ नहीं रही मेरी तब सेंस भी इतना ही था। बाद में पता चला कि केबल बीच में से कटी भी है एक जगह से। इतना बेसिक थॉट था, उस केबल को चेंज करते सारा काम हो गया। अब आप इतनी सी चीज़ के लिए आप एक एक्सपर्ट को बुला के लाएँ। तो वो चीज़ है कि आप जो कह रहे हैं अ, उसका सॉल्यूशन आप रिलेटेबल निकालिए कि इमेजिनेशन सही है, लेकिन आपने उस चीज़ को बताया पर उसके साथ चीज़ें उसका जस्टिफिकेशन भी वैसा ही सॉलिड वैसा पावरफुल होना चाहिए, तो वो समझ में आता है। वो एक कहावत है कि हम आटे में थोड़ा-सा नमक की मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन नमक में आप आटा मिलाएँगे तो साफ पता चलेगा कि ये बेवकूफ़ बनाने की चीज़ चल रही है। हुँ, गॉट इट। और आपकी कहानियाँ बहुत लंबी होती है, लाइक 20-25 एपिसोड्स तक रहते हैं जी। और बहुत सारा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है। ये लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में पेसिंग का क्या इम्पोर्टेंस होती है? हाँ, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में अब मैं आपसे कहूँ कि अ, मेरी एक स्टोरी थी अ, लाल उसका टाइटल था लाल रेड। अच्छा, बेसिकली स्टोरी का प्लॉट था कि एक लड़का ये क्लेम करता है कि वो आसमान में उसको जो चाँद दिखाई दे रहा है, अच्छा। आसमान में चाँद मून जो दिख रहा है उसका कलर रेड है हुँ, और एकदम कई बार हो जाता है मौसम के अकॉर्डिंग वो चाँद आसमान में थोड़ा-सा रेड के आस-पास रेडिश टोन होती है, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे ब्लड रेड एकदम लाल रंग का दिख रहा है। तो कोई इसकी बात को बिलीव नहीं करता और समहाउ वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, किसी को कोई इसका सुराग नहीं है और ये एक सीरीज़ है। मतलब बहुत सारे लोग हैं शहर में जो कि अचानक से गायब हो गए, जिनका कोई ट्रेसेस कहीं कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस इंसिडेंट को, उसको लगता है सब कुछ फेक है। ये कोई प्रैंक कर रहा है, ये कोई वीडियो बना रहा है या ये किसी को इम्प्रेस करना चाहता है या ब्लैकमेल करना चाहता है। लेकिन धीरे-धीरे करके स्टोरी आगे डेवलप होती है। स्टोरी डेवलप होती है तो उसको लगता है कि नहीं यार ये जो बोल रहा है, इसमें ज़रूर कुछ न कुछ पॉइंट है। और फिर वो उसको जब आगे पहुँचाता है तो पता चलता है कि उसकी खुद की लाइफ़ से ये स्टोरी कनेक्टेड है और समहाउ वो यहाँ पर इसीलिए है कि वो शायद इस स्टोरी को आगे सॉल्व कर सकें। अब उसका डिपार्टमेंट भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा है कि तुम क्या पागलपन की बातें कर रहे हो। अब इतनी लंबी स्टोरी है, ये 1 एपिसोड में तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो मैंने सोचा 2 एपिसोड बना देते हैं, पर वो 2 में भी पूरी नहीं हो रही। फिर जब लिसनर्स का मुझे लगा कि उनमें पेशेंस है, वो सुन रहे हैं, अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर स्टोरी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया, आराम से सुना उसको और अब तो मैं बताऊँ बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर कि 5-500 एपिसोड्स तक की स्टोरी चलती है। इवन मैं बताऊँ मैंने पॉकेट एफएम के लिए एक स्टोरी लिखी थी, विश कन्या शायद उसके 75 के आस-पास एपिसोड्स थे और 75 तो कुछ नहीं है, वहाँ शायद 500 एपिसोड तक की स्टोरीज़ और लोग सुना करते हैं।
हेडफ़ोन एक ऐप है, उस पर डैनी नाम से एक सीरीज़ है, ड्रैकुला का एडैप्टेशन है। वो 10 एपिसोड के बाद से मैंने लिखा था। उसमें भी यही था कि जो हेडफ़ोन में जो क्रिएटिव सारा डील करते थे, वो ये कहते थे कि एपिसोड अगर लेट हुआ तो गालियाँ बढ़नी निश्चित है। पक्का है, वहाँ पे बहुत बुरे-बुरे कमेंट्स आते थे कि एपिसोड कब अपलोड करोगे, ये सारा कुछ है। राइटर से लेके सब किसी को कोसते रहते थे, तो लोग वेट करते हैं उसका। तो अगर कंटेंट ऐसा है, उसके हुक ऐसे हैं और लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो स्टोरी को बहुत लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन ऑडियो में फिर से मैं कहूँगा, आपने जो कहा उसमें, ऑडियो में वाक़ई में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने मेरी एक स्टोरी है काल शंकु, सीज़न 1 जहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद सीज़न 2 में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी समझने में, क्योंकि स्टोरी लाइन एक ही जगह पे घूम रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सीज़न 3 में गया, तो मुझे बाकायदा उसमें पहले बोलना पड़ा कि अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं सुने, तो आगे मत सुनिए, स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है कि अब मैंने जो वो स्टोरी शुरू की थी 2021 में शुरू की थी। 21 के बाद में आज ये 26 चल रहा है। 5-6 साल में उसको स्टोरी पता नहीं, तो लंबी स्टोरीज़ में ये प्रॉब्लम आती है। ऑडियो फॉर्मेट में ज़्यादा इस तरीके की दिक्कतें हैं, तो ये तो रहेगी। तो कहाँ आपको समेट लेना है, ये राइटर होने के नाते आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको वाक़ई में इसका बहुत नुकसान होगा। ये कन्फर्म है। और आप पहले अपने लिए लिखते हैं या ऑडियंस के लिए? मैं अपने लिए लिखता हूँ और शुरू में जब मैंने लिखा तो मुझे लग रहा पता नहीं लोग पसंद करेंगे। फिर मुझे पता चला मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ। हुँ, हुँ। बहुत सारे मैं जिस तरीके से लिखा करता था, तब मुझे ये लगता था कि यार ये स्टोरी ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे इसका एंड नहीं करना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए था। तो जो चीज़ मैं सोचता हूँ, मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ कि मैं दुनिया में यूनिक हूँ। मेरे जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग होंगे। तो जस फिर मैंने अपने लिए लिखना लिखना शुरू किया, तो मुझे पता चला मैं केवल अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं मेरे जैसे हज़ारों, लाखों लोगों के लिए लिख रहा हूँ। और अभी ऑल ओवर वर्ल्ड से मतलब कि अ कम से कम शायद 100 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये जो मेरा पॉडकास्ट है वो सुना जा रहा है, क्योंकि हिंदी सुनने वाले इंडिया, पाकिस्तान वगैरह और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ से इसके लिसनर्स हैं। कनाडा से भी कई बार रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, इन सब जगहों से उनमें आते हैं। तो लोगों का ये डेफ़िनिटली उनका रहता है, तो हाँ, चीज़ें चलती है धीरे-धीरे करके और और आपके लिसनर्स और ऑडियंस कम्युनिटी से कौन-सी फीडबैक मिली है जो आपको सरप्राइज़ किया है? सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो यही था कि लोग, क्योंकि शुरुआत में मैं खुद डाउटफुल था कि लोगों को इस तरीके के ट्विस्ट पसंद आएँगे कि नहीं आएँगे। हुँ, हम हुँ। इन्हें चुड़ैल, डायन, भूत-प्रेत जिस तरीके से दिखाते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, एक सटल मैसेज देता हुआ धीरे-धीरे करके चढ़ने वाली स्टोरीज़, क्या ही पसंद आएगी, नहीं आएँगी। लेकिन डेफ़िनिटली वो आया। बाद में फिर मुझे खुद को पता चला कि जैसे मैं सोचता हूँ, हज़ारों, लाखों लोग वैसे सोच रहे होंगे। तो कई बार उनसे मिलती-जुलती चीज़ें जो है वो पता चली है, तो लगता है कि हाँ, ठीक है और उनसे बूस्ट मिलता है। हर एक जो जितने भी लिसनर्स हैं, उनका एक भी कमेंट या एक भी फीडबैक जो है, वो आज भी मुझे एनर्जी देता है। कई बार लगता है यार अब बहुत हो गया, अब नहीं लिखना, फिर कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं या अलग-अलग उनसे, तो लगता है यार ठीक है। वो बताते हैं कि हाँ, ठीक है कि चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक यूनिक राइटर हूँ, मेरी जैसे और भी राइटर्स हैं, लेकिन डेफ़िनिटली फीडबैक जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो जनरली पॉज़िटिव फीडबैक ही आते हैं मेरे पास। राइट, अमेज़िंग। और ये जॉनरा हॉरर और फैंटेसी जॉनरा में आपका आइडियाज़ फ्रेश कैसे करते हैं? कैसे रखते हैं लाइक? बिकॉज़ मैंने सुना कि कुछ लोग राइटर स्पेशली वेकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे उनको वो फ्री स्पेस मिलता है सो दैट दे कैन थिंक फ्रेशली। आप ऐसा कुछ आदत है क्या आपको भी? नहीं तो क्या करते हैं आप? अगर थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती, तो शायद मैं भी वो करता। कि हाँ, ठीक है, एक ट्रिप बना के जा रहे हैं, वहाँ जाकर के लिखेंगे स्टोरी, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। बाकी फिर इंस्पिरेशन फिर होती है कई बार, ठीक है, आपने एक नई जगह जाके देखा। मैं चूँकि न्यूज़ में काम कर चुका हूँ, तो कई बार रिपोर्टर्स के साथ फील्ड में जाकर के सड़क के पास में एक तम्बू लगा हुआ है, वो खानदानी दवाखाना करके वो जड़ी-बूटी लेकर के बैठे रहते हैं, वो आपके हर तरीके की बीमारी से लेके हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। तो एक बार मैंने कहा कि यार यहाँ चलता क्या है? उनको स्टोरी करनी थी, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ ज़रा, ठीक है? तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ बड़ी अजीब-सी चीज़ें चल रही है, ठीक है? आप उसके बाद में एक कहीं किसी ने बताया कि एक कोई रेड थी वहाँ पे, पुलिस की रेड थी वहाँ पे, मैंने कहा एक बार देखना चाहता हूँ मैं। तो कई बार मैं ऐसी ऑड जगहों पर जानबूझ के चला जाता हूँ, जहाँ की नहीं जाना चाहिए। अब वो ठीक है कि मैं जर्नलिज़्म में हूँ, इसलिए ठीक है मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें थोड़ी अजीबो-गरीब जो चीज़ें होती हैं, उन लोगों के ओपिनियन सुनना,
कुछ भी अजीब-सा है, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलते हैं, ठीक है? आपको न्यूज़पेपर में हज़ारों ऐसी स्टोरीज़ मिलती है। कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती है, एक बड़ी अजीब-सी स्टोरी थी कि एक घर के पास में वहाँ पे दिन-रात मतलब वो था, वो एनिमल सफरिंग केयर टाइप के जो होते हैं ना इंसान, तो उनके एक पर्सन था, वो सुबह इस चीज़ से परेशान था कि उसके घर के पास में वो सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे साल में हर दिन उसको केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है और इस वजह से जाके उसने कुछ एक्सट्रीम स्टेप लिया। तो ये प्लॉट है देखा जाए तो। हाँ, ठीक है। तो वो किस वजह से यहाँ तक पहुँचा, तो हर जगह कहीं न कहीं आप देखेंगे, कुछ न कुछ ट्रेट आपको मिल ही जाता है। कई बार कैरेक्टर अच्छे मिल जाते हैं, कई बार प्लॉट अच्छे मिल जाते हैं, कई बार टाइमलाइन मिल जाती है और कई बार कुछ नहीं मिलता और आप बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं। आपके ऑडियंस आपसे पूछती है, लिसनर्स आपको लगातार मैसेज करते हैं, नेक्स्ट स्टोरी कब आएगी? मुझे नहीं पता। सीरियसली मुझे नहीं पता यार नेक्स्ट स्टोरी कब आएगी? पर फिर भी हाँ, फिर अचानक से कहीं से कुछ चीज़ क्लिक होती है, फिर वो प्लॉट निकल के फिर से आ जाता है। अच्छा, सुपर्ब। और दीपक जी, अब तक बहुत शानदार बातचीत चला और समय आ चुका है एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, ठीक है ना? और मेरे तरफ से पहला सवाल है दूसरा रैपिड फायर राउंड में, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब बहुत बड़ा जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो हुँ, हुँ। आप क्या लिखना चाहोगे उसके ऊपर? अगर एक बहुत बड़ा सारा हाँ, मैं तो उससे सबसे पहले ये लिखना चाहूँगा अपना काम करो यार। अपना काम करो, अपना काम ही तुम्हें आगे ले जाएगा। बाकी फिर भी है मैं तो उसपे ये वापस से जो चीज़ है मैं तो सोच रहा हूँ कि उसपे लिखूँगा क्वेश्चन एवरीथिंग। पर अच्छा, लोग क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है मैंने जो चीज़ कही है पर अब उसमें भी अलग तरीके से होते हैं। क्वेश्चन एवरीथिंग में कुछ लोग इसको कि नहीं सही चीज़ में भी क्वेश्चन, गलत चीज़ में भी क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है बाकी। काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है और सोचना गॉट इट, पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन के बारे में। जी। गॉट इट। और आपका फेवरेट हॉरर मूवी कौन-सी है? फेवरेट हॉरर मूवी अ, ऐसे तो काफ़ी सारी हैं लेकिन एक फ़िल्म थी शायद आपने नाम सुना उसका स्टैनली क्यूब्रिक की द शाइनिंग। इवन अच्छा, आज भी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में उसका रेफरेंस दिया जाता है। और मैं बता रहा हूँ एक वक़्त मुझे इम्यूनिटी आ गई थी एक तरीके से, कि अब मुझे हॉरर फ़िल्मों से डर नहीं लगता, ठीक है? और मैं देख लेता था आराम से अकेला बैठ कर के जो भी कुछ है। एक बार मैंने उस फ़िल्म को देखना शुरू किया और मैं सीरियसली बता रहा हूँ मैंने फ़िल्म बंद कर दी बीच में। कि हॉरर फ़िल्म देखने का ये मतलब नहीं है आजकल अभी ऑब्सेशन एक काफ़ी अच्छी मूवी आई, मैंने देखी नहीं अभी तक लेकिन लोग बता रहे हैं वो हॉल में जाकर हँसने लग जाते हैं, बहुत गंदा तरीका है। आप हॉल में जा रहे हैं तो उसको उस मूड में जाकर देखिए। मैंने शाइनिंग फ़िल्म के लिए बता रहा हूँ, आज के हिसाब से शायद आपको लगेगा कि उसकी स्टोरी लाइन लेकिन जो चीज़ बनी है वाक़ई में बहुत अच्छी। इसके अलावा ऐसे तो काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, इंडियन मूवीज़ के अंदर हम तुम्बाड़ की बात कर लें, ठीक है, उसपे अलग टाइप का हॉरर है। इवन राम गोपाल वर्मा की बहुत पहले फ़िल्म आई थी क्या नाम था फ़िल्म का? जो है एक्चुअली वो अजय देवगन और भूत, भूत नाम से फ़िल्म थी एक्चुअली भूत की फ़िल्म होकर के मैं कैसे भूल सकता हूँ, हाँ। तो वो फ़िल्म थी, वो बहुत अच्छी लगी। कौन उससे पहले एक फ़िल्म आई थी, वो भी अच्छी लगी। अभी की रिसेंट टाइम की हॉरर फ़िल्म मैं देख नहीं पाया लेकिन जो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेज़ में जो फ़िल्में बन रही हैं, वाक़ई में वो मास्टरपीस बन रही हैं। कुछ फ़िल्मों के नाम अभी मैं कनेक्ट नहीं कर पाया लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। तो यस काफ़ी सारी है, बहुत सारी है और जो इसके अलावा शॉर्ट फ़िल्म्स यूट्यूब पे अगर आप शॉर्ट फ़िल्म सर्च करेंगे, वहाँ पे सॉलिड कंटेंट है। मतलब छोटी-छोटी स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन बहुत ही खतरनाक स्टोरीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। और आपका फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर कौन-सी है ऑल टाइम? आयरन मैन जो कि अच्छा, मार्वल का कैरेक्टर है, इसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ कैरेक्टर और एक फ़िक्शनल कैरेक्टर ऐसे तो हाँ, ठीक है, लेकिन आयरन मैन हो गया, बैटमैन हो गया, ये दोनों बहुत इंस्पायर ओके, करते हैं। या और आपका पॉडकास्ट वो कहानियाँ है ना, उनके बारे में 3 शब्दों में क्या कहते हैं आप? अनएक्सपेक्टेड हाँ, हाँ। पहला वर्ड ये है, दूसरा अच्छा, दूसरा है कि उसका अनप्रेडिक्टेबल कह सकता हूँ मैं। मुझे खुद को नहीं पता कि उसमें क्या होगा सीरियसली। कैरेक्टर क्या है मुझे खुद को नहीं पता नेक्स्ट एपिसोड में ये कैसे रिएक्ट करेगा। और तीसरा वर्ड है कई बार डिसअपॉइंटिंग भी होता है कि आप सोच के चलते हैं कि आगे ये होगा, नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा कई बार कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग वो नहीं हो। तो ये 3 चीज़ मैं कह सकता हूँ इसके लिए अनएक्सपेक्टेड और बाकी के 2 वर्ड्स जी। राइट, गॉट इट। और आप कभी भी एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस चाहे क्या कि आई आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस आपको कैसे लगा? कभी लगा क्या ऐसा?
हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनको मैं बहुत डीप में सोचता तो शायद वो वाक़ई में पैरानॉर्मल इंसिडेंट होते। अब एग्ज़ैक्टली वैसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कि मैं सिर्फ़ सोच सकता हूँ कि हाँ, ये क्या था? कोइंसिडेंस बोल सकता हूँ मैं। कुछ सुने भी हैं, मेरे साथ हुए नहीं है। एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब काफ़ी साल पहले की बात है, कम से कम 20 साल पहले। हमारे घर के पहले वाला जो घर था हमारे, उसके जस्ट आगे वाला रूम हमने रेंट पर दे रखा था। वहाँ कोई एक भैया थे, हमसे बड़े थे वो फैक्ट्री में काम करते थे। तो हम लोग रात को करीबन 10 बजे तक, 10 या 11 बजे तक हम बैठ के बाहर गप्पे लड़ा रहे थे। उसके बाद हम सोने चले गए, तो मैं अपने कंप्यूटर पे आके फ़िल्म देखने लग गया। रात को 11 बजे मैं कंप्यूटर पे फ़िल्म देख रहा हूँ। तो उनका रूम जो था घर के बिल्कुल बाहर था कि वो बाहर से आ सकते थे, जा सकते थे। ठीक है? भूत-प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो हुआ ना, तो करीबन रात को 12 बजे उस रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा यार ये कि ये भैया को क्या हो गया यार, रात को यार 12 बजे। जी, मैंने कुछ पूछा नहीं अभी तो। उसके बाद कोई एक्टिविटी हुई नहीं, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो वो अपना वो ज़र्दा आता है ना, वो खाते हैं वैसे करके। तो वो बाहर खड़े हुए बात कर रहे थे, तो वो मुझे भाई साहब मैं उनसे छोटा था पर वो मुझे भाई साहब बोलते थे। मैंने कहा, "भाई साहब रात को आपको बताएँ क्या हुआ?" मैंने, "हाँ यार, आपके रूम में से कुछ आवाज़ आई थी।" तो वो उन्होंने बताया कि हाँ, हम रात को सोने चले गए थे और सोने के बाद में अचानक से रात को आधे घंटे बाद में उनकी नींद खुल गई। अचानक से नींद खुल गई। अब नींद क्यों खुली? उनको समझ नहीं आया कि मैं नींद क्यों खुली? कि मैं उठ गया और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ज़र्दा खाना चाहिए। उनको तलब उठी अचानक से कि उनको तम्बाकू, टोबैको ज़र्दा जो है वो खाना चाहिए और वो रूम में से निकल कर के बाहर चले गए और बाहर खड़े होकर के वो सड़क पर जाकर के ज़र्दा खा रहे हैं और तभी बताते हैं कि ऑल ऑफ सडन छत का पंखा ऊपर से नीचे गिर गया। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब अगर शायद 1 मिनट भी वो वहाँ रहते, तो शायद वो पंखा चलता हुआ पंखा मैं तो सोच नहीं सकता कि चलता हुआ पंखा किसी इंसान पे आके गिर जाए तो उसकी क्या हालत होगी। तो ये कोइंसिडेंस है। हाँ, ये नेगेटिव कोइंसिडेंस नहीं है लेकिन ये बहुत ही मतलब ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं और भी वो है ऐसे बाकी राइट, भूत-प्रेत जैसा कुछ चीज़ मेरे साथ हुई नहीं, जो हुआ वो उसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन बाद में था कि ये कोई भूत-प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही स्केरी लग रहा है और आगे बढ़ते हैं। जी। आपके राइटिंग स्टाइल अगर एक शब्द में, एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या क्या बोलते हैं आप? अब मैं वही कहूँगा कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब कैरेक्टर के प्लॉट को मेंटेन रख कैरेक्टर्स के जो मूड हैं, उनका जो बिहेवियर है, उसको मेंटेन रखते हुए, स्टोरी के प्लॉट को मेंटेन रखते हुए, आप सामने जो ऑडियंस हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके लिसनर्स हैं, उनको लास्ट तक ये रहे कि आगे क्या होगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जहाँ होती है, वहाँ पर सस्पेंस मिस्ट्री स्टोरीज़ जो होती हैं, वो वहाँ तक वो लेके जाती है। दूसरा कि एक विलेन है, अगर आप उसके पीछे का कुछ उसकी इंटरनल उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक हीरो ने कुछ हीरोइक किया है, तो उसके दिमाग में उस वक़्त क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा-सा कर ले, तो आपकी स्टोरी शायद और ज़्यादा रिफ़ाइन हो सकती है। ख़ास तौर पे मैं इन चीज़ों का मैं अलग से नहीं कहूँगा कि मैं करता हूँ, वो मेरे लिखने के स्टाइल में ये चीज़ शुरू से है। और बाद में पता चला कि हाँ मैं सुभाष घई साहब की बात कर रहा था, उनकी एक वर्कशॉप थी, जो मैंने अटेंड की थी व्हिस्लिंग वुड्स में राइटर्स वर्कशॉप थी। वहाँ भी उन्होंने कहा कि जब वहाँ फ़िल्म्स की बात चल रही थी कि स्टोरी में आगे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, तो डेफ़िनिटली आपका स्क्रीन प्ले जो है, आपकी स्टोरी जो है वो सामने वाले को ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैंने आजकल ऐसी कई मूवीज़ देखी है, अभी रिसेंट टाइम में मूवीज़ देखी हैं जिनमें कि केवल ट्विस्ट डालने को आगे हाँ, जो आपका व्यूअर है वो उसको गेस ना कर सके इसलिए ज़बरदस्ती का ट्विस्ट डाल दिया गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्टोरी लाइन मेंटेन होनी चाहिए, उसमें ट्विस्ट डलते हैं। जी। राइट। और आपका फेवरेट साइ-फाई ऑथर कौन है? मेरे फेवरेट साइ-फाई ऑथर देखिए इंडिया में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि साइंस फ़िक्शन में कुछ लिखा गया हो, लेकिन मैंने बहुत पहले एक मैगज़ीन आती थी, हिंदी मैगज़ीन थी, आई थिंक अभी भी आती होगी। उसमें विज्ञान प्रगति नाम से शायद ये गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट है, उसका पब्लिकेशन है ये। उसमें हर बार एक साइंस फ़िक्शन स्टोरी आती थी। अब मुझे नहीं पता वो हिंदी राइटर थे या कोई और थे, मुझे नाम नहीं ध्यान, लेकिन वो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। बाकी स्टीफ़न किंग, उनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा अ, एचपी लवक्राफ्ट, उनकी स्टोरीज़ हाँ, हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से वो स्टोरीज़ आपको लगे कि नहीं अब तो ये तो हमने हज़ारों बार सुन ली, लेकिन वो स्टोरीज़ में काफ़ी डेप्थ है। मतलब आप आज भी देखेंगे इवन मैं आपको बताऊँ
साइ-फाई तो नहीं, लेकिन अगर फैंटेसी, पैरानॉर्मल, हॉरर पे जाऊँ, तो जो ड्रैकुला जो लिखा गया था, मुझे जब डैनी हेडफ़ोन के लिए डैनी लिखने का मौका मिला मुझे, तो उस वक़्त मैंने उस नॉवल को वापस से पढ़ा। उससे पहले मैंने सिर्फ़ सुन रखा था कि ड्रैकुला ये है, ड्रैकुला वो है, ड्रैकुला के बारे में ये होता है। लेकिन जब उसको पढ़ा तो पता चला उस स्टोरी में इतनी डिटेलिंग है और इतने ट्विस्ट हैं। तो वो राइटर, उन्होंने उस वक़्त पे आज से करीबन शायद 100 या 150 साल पहले की बात है या उससे पहले की बात है, वो स्टोरी जिस तरीके से लिखी गई है, वो अलग ही लेवल की चीज़ है। गॉट इट। और ये तो अच्छा लगा था, सेकंड रैपिड फायर राउंड में भी आपका रिस्पॉन्सेस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और आगे बढ़ते हैं ये एपिसोड में। आखिरी सवाल, अगर कोई आज ये स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट शुरू करना है तो उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम है लिखना शुरू कर दीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। फिर चीज़ों को रिफाइन कीजिए। हुँ, अपने सर्कल में मैं बोलता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं, वो मुझसे परेशान हो गए थे कि यार तू ऐसी कन्फ्यूजिंग स्टोरी सुनाता है। मेरे सारे प्लॉट उन लोगों के साथ मैं डिस्कस किया करता था। वो बोलते थे यार कि तू इतनी कन्फ्यूजिंग स्टोरी क्यों सुनाता है? मैं कहता हूँ कि तुम मेरे प्राइमरी टारगेट्स हो। तुम मेरे पहले शिकार हो, तुमको सुनाता हूँ, सुनाने के बाद मुझे खुद को दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, यहाँ मेरी स्टोरी अटक रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूँढता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब जिसको सुनाऊँगा, तो ऐसे 4-5 मेरे दोस्त थे, आज भी हैं, उनको मैं सुनाता हूँ। सुनाने में स्टोरी आपकी, तो आप जितनी बार उसको रीराइट करेंगे, रीराइट का मतलब ये नहीं हर बार आप लिखना शुरू कर दें उसको या टाइप करना शुरू कर दें, अपने दिमाग में भी आप रीराइट कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी रखिए, डेली आपका शेड्यूल बनाइए। आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइप करना भी शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़िल्म राइटर्स को और बहुत सारे दूसरे राइटर्स के जो लेसन्स हैं वो देखे हैं, कुछ के अटेंड भी किए हैं। वो सब ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ भी टाइप करना शुरू कर दीजिए। आपने सड़क पे देखा कि एक साइकिल वाला है, वो जा रहा है, उसकी साइकिल अगर पंक्चर हो गई, आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिखते-लिखते आपके अचानक से उसमें कोई चीज़ें आ जाएगी। और दूसरी बात, अ, बहुत शुरुआत में हो सकता है आपकी स्टोरी कंप्लीट ना हो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलता है, चीज़ें टाइम लेती है। मेरी स्टोरी कई ऐसी हैं, मैं जब टीवी सीरियल लिखा था, एक टीवी सीरियल लिखते वक़्त उसके शुरू के 4 एपिसोड, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी स्टोरी को बिल्कुल शुरुआती जो एपिसोड्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। 4 एपिसोड लिखने के बाद मुझे लगा कि सेकंड एपिसोड में अगर ये ट्विस्ट होता तो क्या होता? जैसे मैंने वो ट्विस्ट किया, चैनल को वो कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आया, पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो गई। यानी जो हमारा सेकंड लीड था, वो मेन लीड बन गया। और जो मेन लीड था, उसका कैरेक्टर नेगेटिव शेड हो गया, और ये नहीं कि उसका कैरेक्टर डाउन हुआ। तो पहली बार में आपको रिज़ल्ट मिल जाए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर आप लिखना शुरू कीजिए, लगातार लिखिए और पढ़िए, और पूरी दुनिया के अलग-अलग राइटर्स को पढ़िए। केवल एक टाइप का नहीं, जितने टाइप का आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, उससे आपको, और केवल हॉरर कंटेंट नहीं, आप दूसरी भी चीज़ें पढ़िए। आपको हर जगह से नई चीज़ें पता चलेगी। तो मेरा तो ये एक सजेशन है। राइट, गॉट इट। अमेज़िंग दीपक, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम आपका कीमती समय बिताने के लिए। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वाक़ई में करना चाहता था। मैंने पहले भी कहा कि पर वो कुछ ऐसी चीज़ें रही। मैं वाक़ई में बताऊँगा कि पिछले 2 साल जो थे, मेरी स्टोरी का जो 3rd सीज़न, मैं कुछ नहीं, मैं भूल जाता था उसके बाद में। यार क्या करना है? मतलब मेरी पर्सनल लाइफ़ में वो चीज़ें ऐसी आ गई थी, तो मैं चाहता था एक तो, और ठीक है डेफ़िनिटली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ठीक है इस तरीके से चल रही है। और कोविड के आस-पास जब चीज़ें शुरू हुई थी, पॉडकास्ट कुछ लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं, और आपका चैनल जब मैंने देखा उसमें बहुत वैराइटी थी, बहुत सारे लोग थे, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में भी थे, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत दुनिया काफ़ी कंट्रीज़ के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपसे बात की है। तो मुझे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लगा, उनके साथ मैं भी खड़ा हो पा रहा हूँ, और राइट, आप इसको करते रहिए, और भी अलग-अलग वैरायटी आपके इस पे आती रहेगी। मेरी पूरी एब्सोल्यूटली, शुभकामनाएँ आपको। एब्सोल्युटली। थैंक यू वन्स अगेन। और हम फिर से बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे। मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपका सब एंडीवर्स में। थैंक यू वन्स अगेन। दोस्तों, आज का एपिसोड ये साबित करता है कि कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती है, वो ऐसे अनुभव बन जाती है जो खत्म होने के बाद भी हमारे साथ लंबे समय तक रहती है। अगर आपने कभी कुछ इम्पैक्टफुल बनाने के बारे में सोचा है, तो याद रखिए, हर महान कहानी एक छोटी सी विचार से शुरू होती है और उसे दुनिया के साथ साझा करने के साथ से। अगर इस एपिसोड ने आपको गूज़बम्प्स दिए दिए हों या आपकी क्रिएटिविटी को स्पार्क किया है, तो इसे ज़रूर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए कि उनको जो पसंद कहानियाँ बहुत पसंद हो आते हैं। क्योंकि सही वक़्त पर
सुनाई गई सही कहानी हमेशा आपके साथ रहती है। सो थैंक यू इन एडवांस और आज आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं हम। आज का सामान्य ज्ञान मैंने सोचा कि आई वांट टू टॉक समथिंग अबाउट हॉरर फ़िल्म्स और हॉरर के जॉनर के बारे में ही मैं बात करना चाहता हूँ। अगर हम एक हॉरर फ़िल्म 1896 में पहली हॉरर फ़िल्म आया था। उनका नाम था कि लीव मेनू डी डेविल और उनके बारे में 3 मज़ेदार फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैं। पहला है कि ये स्पेशल इफेक्ट्स की शुरुआत उनसे शुरू हुआ था। इस फ़िल्म से पहली बार स्टॉप मोशन और जंप कट्स जैसे नए ट्रिक्स यूज़ किए गया था और जिनसे जादुई और अलौकिक सीन बनाए गए थे। उस समय के हिसाब से ये बहुत रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि वो समय पे उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। और दूसरा फैक्ट है कि सिर्फ़ 3 मिनट की फ़िल्म थी। पूरी फ़िल्म बस 3 मिनट की है, लेकिन इतनी छोटी होने से बावजूद ये एक पूरी डरावनी कहानी और माहौल बना देती है। दो इट इज़ लाइक 3 मिनट्स बट इट वाज़ प्योर हॉरर। और थर्ड फैक्ट है कि हॉरर और कॉमेडी का मिक्स है। आजकल देखें तो हम हॉरर कॉमेडी जानना तो बहुत पॉपुलर है, इन सब इंडियन लैंग्वेजेस में। और आज की तरह सिर्फ डराने वाले नहीं थी, इसमें मज़ेदार और हल्के-फुल्के पल भी पल भी थे, जो इसे फुल एंटरटेनिंग बनाते। तो ये पता चलता है कि शुरुआत से ही ये पूरा हॉरर सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक अनुभव देने के लिए था और जो अनुभव ऑडियंस को मिलता है, वो लंबी समय तक उसके साथ जुड़ा था। राइट? सो दिस इज़ द ट्रिविया आज के लिए। और दोस्तों, आपका फ़ेवरेट हॉरर मूवी के बारे में बता दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देखें तो वहाँ पे कमेंट कीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या स्पॉटिफ़ाई में भी आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ ये एपिसोड आपको मिला है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहें तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।